सभी का मेजर पेपर 10 पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 के पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको और भी वीडियोस मिलेंगे, आप वहाँ पर जाके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है लोक प्रशासन, जिसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, इसकी परिभाषा आपको देनी है और इसका जो क्षेत्र होता है यानी इसका जो हमारे पास स्कोप है इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए आइए बताते हैं इस क्वेश्चन में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या करता है, जो सरकार की जो नीति होती है और साथ ही साथ योजनाओं को बेसिकली लागू किया जाता है। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू सरकार की नीति और जो योजनाएं उनको लागू किया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो सरकार द्वारा देखिए जनता के हित के लिए बेसिकली जो भी नियम बनाए जाते हैं या कार्यों के संचालन और प्रबंधन के लिए जो होता है हमारे पास काम, ये लोक प्रशासन कहलाता है। यह प्रशासन की वह शाखा है जो सरकारी कार्य, नीति एवं जो सेवाएं होती है उनको एक व्यवस्थित ढंग से संचालित करने का कार्य करता है। प्रसिद्ध विद्वान वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन जो है वो कानून को विस्तृत और बहुत ही व्यवस्थित रूप से लागू करने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार एल.डी. वाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन उन सभी बेसिकली जो क्रियाएं हैं उनका एक समुच्चय रूप है जिनका उद्देश्य यही है कि जो सार्वजनिक नीति है उनको पूरा करना इनका उद्देश्य होता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है वो अत्यंत ही हमारे पास व्यापक है। इसमें सरकार की जितनी सभी प्रशासनिक गतिविधियाँ जो होती है वो शामिल होती है। इसका मुख्य जो कार्य है वो सरकारी नीति और साथ ही साथ जो योजना है उनको प्रभावी ढंग से इफेक्टिव तरीके से लागू करना है। जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, परिवहन है, पुलिस, न्याय, ये सभी चीज़ें लोक प्रशासन के अंतर्गत बेसिकली आती है। लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है केवल कहा जाए सरकारी जो कार्यालय है उन तक यदि सीमित नहीं रहता, बल्कि ये जनता के देखिए जनता के जीवन से जुड़े हुए जो भी चीज़ सुविधाओं को प्रोवाइड कर सकते उनसे जुड़ी होती है। जन कल्याण योजनाओं का संचालन हो गया, कानून व्यवस्था बनाए रखना, कर संग्रह हो गया, विकास कार्यों को लागू करना, ये भी इनके महत्वपूर्ण कार्य है। आधुनिक समय में देखा जाए तो जो लोक प्रशासन है वो सामाजिक और आर्थिक विकास में भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे उनमें गरीबी उन्मूलन हो, रोजगार सृजन हो, ग्रामीण विकास हो, पर्यावरण संरक्षण हो, ऐसे कार्य भी इनके क्षेत्र में शामिल हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन में संगठन, प्रबंधन, वित्त, कर्मचारी, व्यवस्था, जनसंपर्क, ऐसे कई विषयों का यहाँ अध्ययन किया जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोक प्रशासन सरकार और जनता के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। अंततः कह सकते हैं कि लोक प्रशासन किसी भी राज्य की प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसका एक आधार होता है। इसका उद्देश्य केवल शासन चलाना नहीं होता, बल्कि जनता को बेहतर और भी जो सेवाएं वो प्रदान करना, समाज का कल्याण होता है हमारे पास कार्य। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जो आपसे बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास पद सोपान की परिभाषा दे और इसके जो प्रमुख सिद्धांत होते हैं, ये मुख्य सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में इनका वर्णन करें। तो चलिए यही क्वेश्चन बताते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे पद सोपान है यानी हायरार्की जिसे कहते हैं, इसमें प्रशासनिक संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे पास है। पद सोपान का अर्थ है संगठन में देखिए जो पद और जो विशेष अधिकारियों की एक ऐसी क्रमबद्ध व्यवस्था करना जिसमें उच्च अधिकारी नीचे के अधिकारियों को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे और साथ ही साथ उन्हें निर्देशित करते रहेंगे, तथा निम्न अधिकारी जो है अपने उच्च अधिकारियों के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है वो निभाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे पास पद सोपान जो है प्रशासनिक व्यवस्था में ऊपर से लेकर नीचे तक जो अधिकार है और साथ ही साथ उत्तरदायित्व को एक क्रमबद्ध जो क्रम है वो बना रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पद सोपान के नाम से जाना जाता है, यानी हायरार्की के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका अगर उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे पास है उनमें है अनुशासन, प्रशासन अनुशासन, नियंत्रण और कार्यों का सुचारू एक संचालन रूप से सुनिश्चित करने का कार्य करता है। प्रत्येक कर्मचारी का यह स्पष्ट होता है कि अगर मान लीजिए उसके पास किसी आदेश का पालन करना है तो वो उसके किसके प्रति उत्तरदायी है, ये याद रखना है। इसी कारण इसे प्रशासन की जो रीढ़ है हमारे पास ये माना जाता है। पद सोपान का पहला मुख्य सिद्धांत यह है कि आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड है। इसके अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। यदि एक कर्मचारी कई अधिकारी से मान लिया संदेश प्राप्त हो या आदेश प्राप्त होगा तो भ्रम की स्थिति और अवस्था जो है वो उत्पन्न कर सकता है। इसलिए प्रशासन में स्पष्ट आदेश जो है वो व्यवस्था आवश्यक होती है, हमारे पास बताया गया। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है इसमें अधिकार और उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है हमारे पास। पद सोपान में प्रत्येक अधिकारी को उसके कार्य के अनुसार अधिकार दिए जाते हैं और उसी के अनुसार वो क्या करता है, अपने उच्च अधिकारी के जो प्रति उत्तरदायित्व होता है, अधिकार और जिम्मेदारी के बीच में संतुलन जो बेसिकली वो प्रशासन को हमारे पास प्रभावी बनाने कार्य करता है। ठीक है, फिर तीसरा सिद्धांत है हमारे पास है नियंत्रण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में पद सोपान के माध्यम से उच्च अधिकारी जो है अपने जो भी अधीनस्थ अधिकारी है उनके कार्यों की निगरानी करता है और उन्हें नियंत्रण करता है। इससे प्रशासनिक अनुशासन जो है वो बना हुआ रहता है और कार्यों में एकरूपता आती है।
पद सोपान का एक अत्यंत या एक अन्य सिद्धांत जो है हमारे पास है वो संचार व्यवस्था का है। प्रशासन में सूचनाएं और आदेश जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक, तथा रिपोर्ट और जो सुझाव है वो नीचे से ऊपर की क्रम में क्या रहता है, क्रमबद्ध रूप से पहुंचते हैं। इसमें संगठन में क्या होता है, एक समन्वय की भावना बनी रहती है और जो कार्य है वो व्यवस्थित ढंग से यहाँ संपन्न हो पाता है। इसके कहा जाए तो इसमें कार्य विभाजन और जो समन्वय है वो भी पद सोपान के महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं हमारे पास है। संगठन में विभिन्न स्तर पर कार्यों को विभाजन किया जाता है जिससे प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य को दक्षता के साथ पूरा कर सके। साथ ही साथ सभी स्तर के बीच में जो समन्वय है वो भी बनाए रखने में प्रशासनिक कार्यों में सुचारू आती है। ठीक है, सुचारू आती है। हालांकि पद सोपान जो है बेसिकली हमारे पास है अनुशासन और नियंत्रित बनाए रखने में सहायक होता है, लेकिन इसमें अत्यधिक अगर मान लीजिए हायरार्की से जो हम लोग लाल फीता शाही देखते हैं और निर्णय में जो विलम्ब है ये कई जैसी समस्याओं का यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आधुनिक प्रशासन में पद सोपान के साथ लचीलापन और साथ ही साथ समन्वय पर हमारे पास जोर दिया जाता है। अतः कह सकते हैं कि जो हरीकी होता है हमारे पास पद सोपान होता है इसमें प्रशासनिक संगठन की आधारभूत व्यवस्था होती है जो अधिकार, उत्तरदायित्व, नियंत्रण और साथ ही साथ समन्वय को सुनिश्चित करता है तथा इस प्रशासन को बिजली क्या करता है, प्रभावी और व्यवस्थित बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बच्चों पेपर में पूछेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, मतलब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। प्रशासनिक संगठन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के पक्ष में आपको पक्ष और विपक्ष दोनों ही केस में क्या करना है, अपना जो तर्क है वो बताना है। ठीक है, तो ये चलिए आइए क्वेश्चन को बताते हैं हम लोग। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण ये प्रशासनिक संगठन के बेसिकली दो महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। ये दोनों इस बात से संबंध है कि प्रशासनिक जो शक्ति है और जो निर्णय लेने का अधिकार जो है वो किस स्तर पर होगा, कि वो क्या केंद्रीकृत होगा या वितरित होगा, ये बताने का काम होता है। केंद्रीकरण का अर्थ है कि प्रशासन की जो अधिकांश शक्तियाँ बेसिकली और जो निर्णय लेने का अधिकार है, अधिकारों को उच्च स्तर या केंद्रीय सत्ता के बेसिकली हाथों में केंद्रित होना। इसमें जो अधीनस्थ अधिकारी है बेसिकली उनको सीमित अधिकार, कुछ लिमिट में पावर दिए जाते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो शीर्ष स्तर पर क्या करते लिए जाते हैं हमारे पास। इसके विपरीत जो विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि प्रशासनिक शक्ति और कार्यों को जो है विभिन्न लेवल्स पर या विभिन्न स्तर पर तथा स्थानीय स्तर में क्या होगा, वितरण होता है। इसमें अधीनस्थ जो अधिकार है और जो हमारे पास स्थानीय संस्था है उनको निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है वो इसमें प्रदान की जाती है। केंद्रीकरण के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि इसमें प्रशासन में एकता और जो नियंत्रण है वो बनाया रहता है। सभी निर्णय को एक ही केंद्र से होने के कारण नीतियों में क्या होता है, समानता देखी जाती है और प्रशासन जो है हमारे पास वो अनुशासन मौजूद होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और बड़े बड़े जो निर्णय होते हैं जैसे मामलों में केंद्रीकरण अधिक प्रभावी हमारे पास माना जाता है। ठीक है, इससे संसाधनों का हमारे पास उचित जो उपयोग है वो संभव हो पाता है और साथ ही साथ सरकार जो है वो पूरे देश में क्या करती है, समान जो नीति है वो लागू करती है। साथ ही साथ संकट की मालिक परिस्थिति होती है, इसमें त्वरित और संगठित रूप से निर्णय लेना जो होता है वो आसान हो पाता है। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें अगर कहा जाए केंद्रीकरण के कुछ दोष भी हमारे पास है, तो चलिए बताते हैं उनमें। अत्यधिक केंद्रीकरण से प्रशासन जो है धीमा और जटिल हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे निर्णय के लिए अगर आप उच्च अधिकारी की अनुमति लेंगे तो इसमें आवश्यकता तो नहीं है, इससे समय बर्बादी होगा। इससे कार्य में विलम्ब और जो लाल फीताशाही वो बढ़ती है। स्थानीय जो समस्याएं और आवश्यकताओं को समझने के लिए यहाँ पर बताया हुआ है कि इसमें कठिनाई होती है, क्योंकि निर्णय लेने वाले जो होते हैं बेसिकली हमारे पास वो अधिकारी जमीनी जो परिस्थिति उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। इससे जनता की जो भागीदारी होती है वो कम हो जाती है और साथ ही साथ जो अधीनस्थ अधिकारी है उनमें पहल तथा जिम्मेदारी की जो भावना है वो भी कमज़ोर पड़ सकती है हमारे पास। ठीक है, दूसरी ओर बात करें विकेंद्रीकरण के पक्ष में कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर बताना रहेगा कि इससे प्रशासन जो है वो अधिक लोकतांत्रिक और प्रभावी बनता है। स्थानीय अधिकारों को अधिकार मिलने से वे क्षेत्रीय समस्याओं को क्या करते हैं, शीघ्र रूप से समाधान कर सकते हैं। जनता की भागीदारी बढ़ती है और प्रशासन जो हमारे पास है वो जनता के अधिक निकट पहुंच जाता है। इससे कार्य में तो तेजी आता ही आता है तथा साथ ही अधीनस्थ जो कर्मचारियों में जिम्मेदारी और जो नेतृत्व की भावना उसका विकास होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो विकेंद्रीकरण का हमारे पास एक अच्छा उदाहरण है। हालांकि कहा जाए तो इसमें भी कुछ दोष है विकेंद्रीकरण में, जैसे अधिक अधिकारों के बंटवारे में सब प्रशासन में एकरूपता की कमी होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो नीतियाँ होती है, निर्णय में समन्वय की जो समस्या है वो बनी हुई रहती है। कभी कभी स्थानीय स्तर पर जो भ्रष्टाचार और पक्षपात की भावना भी बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त सभी जो हमारे पास स्थानीय इकाई है उनके पास पर्याप्त संसाधन और जो कुशल अधिकारी भी तो नहीं होते, जिससे प्रशासनिक जो गुणवत्ता है वो अधिक प्रभावित हो सकती है हमारे पास। ठीक है, फिर अगला कह सकते हैं हम अंततः कि विकेंद्रीकरण और जो केंद्रीकरण दोनों की देखिए अपनी अपनी उपयोगिता बेसिकली हमारे पास है। किसी भी प्रशासनिक संगठन के लिए पूर्ण केंद्रीकरण या जो पूर्ण विकेंद्रीकरण उचित नहीं माना जाता, इसलिए एक प्रभावी अगर मान लीजिए प्रशासन तैयार करना है आपको तो दोनों के बीच में संतुलन आवश्यक है तथा राष्ट्रीय एकता और नियंत्रण भी क्या रखता है, बनाए रखना है।
इससे क्या होगा, जो भी स्थानीय आवश्यकता उनकी पूर्ति हो सकती है, ये बताया गया। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है बजट क्या है, साथ ही साथ एक अच्छे बजट के जो मुख्य सिद्धांत होते हैं उनके बारे में आपको पेश न करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पब्लिक फाइनेंस में जो बजट सरकार है, बजट सरकार की आय और साथ ही साथ उनका जो व्यय है, ठीक है, ये सभी के सभी एक वार्षिक विवरण इसमें शामिल होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो सरकार एक निश्चित अवधि में क्या करती है, मोस्टली एक वर्ष के दौरान जितना आय प्राप्त हुआ और जिन पर खर्च करती है उसको बताती है, और उसी का अनुमानित जो लेखा जोखा होता है वो बेसिकली हमारे में बजट कराता है। ठीक है, यह केवल आय व्यय का एक वितरण नहीं होता, बेसिकली हमारे पास में सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ हुई, विकास योजना होगी और जो भी जल कल्याण संबंधी जो भी कार्य किए गए उनका भी दर्पण होता है। भारत में प्रत्येक वर्ष क्या करता है, केंद्र सरकार जो है संसद में बजट प्रस्तुत करता है, जिससे देश की जो आर्थिक दिशा है और साथ ही साथ जो प्राथमिकता है उनका भी यहाँ पर पता चलता है हमारे। ठीक है, अगला बात करें तो एक अच्छे बजट का सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो संतुलन का होता है हमारे पास। सरकार को अपनी आय और जो व्यय है दोनों के बीच में अगर उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि खर्च व्यय से अधिक है तो बजट घाटे का हो सकता है, जिससे आर्थिक जो हमारे देश समस्या है वो उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आवश्यक है सरकार जो है अनावश्यक जो खर्च है उनको कम करे और जो आय के स्रोत है उनको मौजूद बनाए। ठीक है, फिर अगला हमारे पास है कि एक अच्छे बजट का उद्देश्य यही होता है कि केवल सरकारी जो कार्य है उनका संचालन करना नहीं है, बल्कि जनता का कल्याण करना भी उनका कार्य होता है। इसलिए बजट में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, रोजगार हो, सड़क हो, बिजली हो, जल हो, जैसे कई मूलभूत सुविधाओं में सुलभूत के विकास पर भी यहाँ पर ध्यान ये दिया जाता है। ठीक है, एक ऐसा बजट जो है बेसिकली जो गरीब और कमज़ोर वर्ग के हित की रक्षा करता है और समाज में सभी वर्गों को लाभ पहुंचाए, और वास्तव में जो जनहितकारी बजट है हमारे पास है वही माना जाता है। इसके साथ ही कहा जाए तो बजट जो है देश के आर्थिक हमारे पास विकास को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। उद्योग, व्यापार और किसी के विकास के लिए उचित योजनाएं और जो निवेश है वो आवश्यक होते हैं। एक अच्छा बजट जो है रोजगार के अवसर को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने में सहायक होता है। यदि बजट जो हमारे पास है विकास उन्मुख हो तो देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है। सरकारी धन का सही उपयोग हो एक अच्छे बजट की हमारे पास महत्वपूर्ण विशेषता होती है। सरकार को मितव्ययिता अपनी जो है निभानी चाहिए और जो हमारे पास अनावश्यक खर्च उनसे बचना चाहिए। सार्वजनिक धन जो है वो जनता की मेहनत से प्राप्त की जाती है, इसलिए इसका उपयोग जो होना चाहिए वो हमारे पास कहा जाए सावधानी और जिम्मेदारी के साथ हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताया गया आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके अलावा कहा जाए, इसके अतिरिक्त आप लिखना चाहते लिख सकते हैं कि बजट में जो बजट है हमारे पास है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, लचीलापन भी होना आवश्यक है हमारे पास है। जनता को यह स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि सरकार कितना धन कहाँ खर्च कर रही है। इससे जनता का जो विश्वास है सरकार पर बढ़ेगा और भ्रष्टाचार कम होगा। साथ ही साथ बदलती जो परिस्थितियाँ हमारे पास है, जिनमें प्राकृतिक आपदा है, महामारी है या आर्थिक समस्या है, ये सभी के सभी बजट में आवश्यक परिवर्तन करने की संकेत हमारे पास क्षमता होनी चाहिए। अंततः कह सकते हैं कि अच्छा बजट वही हमारे बेसिकली जो संतुलित हो, पारदर्शी हो, जनहितकारी हो, विकास उन्मुख हो, और साथ ही साथ एक ऐसा बजट न केवल देश की आर्थिक जो हमारी गति है उसको सुनिश्चित करता है, बल्कि जनता के जो जीवन स्तर है उसको भी सुधारने में क्या करता है, हमारे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है लोक सेवाओं भर्ती जो संबंधी विभिन्न प्रणाली है उनका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को बताते हैं आपको। तो लोक सेवाओं में भर्ती संबंधी जो विभिन्न प्रणाली आई उनका एक आलोचनात्मक परीक्षण बताते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोक सेवाओं की भर्ती का विशेष महत्व है, क्योंकि प्रशासन की जो सफलता है वो बेसिकली योग और कुशल कर्मचारियों पर निर्भर होती है। लोक सेवाओं में भर्ती के लिए जो विभिन्न प्रणाली आती है वो यहाँ पर अपनाई जाती है, जिनका उद्देश्य अगर कहा जाए हमारे पास है तो योग व्यक्ति का चयन करना होता है। प्रत्येक प्रणाली के लिए अपने जो दोष है और गुण है और दोष होते हैं। सबसे जो प्रमुख प्रणाली हमारे पास है वो योग्यता प्रणाली, मतलब मेरिट सिस्टम। इसमें उम्मीदवारों को चयन जो है शिक्षा, प्रतिभा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाता है। भारत में जो संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी प्रणाली के अनुसार क्या करता है, भर्ती कराता है। इस प्रणाली का मुख्य लाभ यही प्रशासन में योग्यता हो और साथ ही साथ हमारे पास सूक्ष्म व्यक्तियों का प्रवेश होता है, जिससे कार्य कुशलता और जो निष्पक्षता हमारे पास बढ़ती है। भ्रष्टाचार और जो पक्षपात की संभावना वो भी कम होती है। लेकिन इसकी आलोचना जो हमारे पास यह भी केवल कहा जाए तो लिखित परीक्षा से किसी व्यक्ति की जो व्यवहारिक मानवीय क्षमता है उसका सही मूल्यांकन तो नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा प्रणाली हमारे पास है वो है संरक्षण प्रणाली। ठीक है, इसमें बताया हुआ हमारे पास है कि जिसमें राजनीतिक दल जो है अपने समर्थकों को जो सरकारी पद है वो प्रदान करते हैं। इस प्रणाली में योग्यता की अपेक्षा कहा जाए तो राजनीतिक संबंध को अधिक महत्व मिलता है। इसमें भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, प्रशासनिक जो भी अक्षमता हमारे पास है वो बढ़ने की इसमें संभावना रहती है। इसलिए आधुनिक जो लोकतांत्रिक देश है उनमें इसका जो महत्व है वो कम होता है हमारे पास है।
लोक सेवा भर्ती में बेसिकली प्रत्यक्ष भर्ती और जो पदोन्नति हमारे पास द्वारा भर्ती भी महत्वपूर्ण प्रणाली होती है। प्रत्येक भर्ती में बेसिकली नई प्रतिभाओं को यहाँ अवसर मिलता है। साथ ही साथ जो मान लीजिए जो भी लोगों को यहाँ पर पदोन्नति मिलती है उन्हीं सब कर्मचारियों को हमारे प्रोत्साहन देती है, जबकि अनुभव का जो लाभ है बेसिकली वो प्रशासन को हमारे पास प्राप्त होता है, ये बताया हुआ। किंतु केवल कह सकते हैं पदोन्नति पर निर्भर रहने से जो नई प्रतिभा है उनके अवसर जो कम हो जाते हैं। अंततः कह सकते हैं कि लोक सेवा बेसिकली भर्तियों में तो सबसे उपयुक्त प्रणाली जो है वो योग्यता आधारित हमारे पास मेरिट बेस्ड सबसे अच्छा है। फिर भी भर्ती प्रक्रिया में केवल परीक्षा ही नहीं बल्कि जो व्यक्तित्व है, नैतिकता और जो व्यवहारिक हमारे पास ज्ञान है उनका विशेष महत्व रहा है, ताकि प्रशासन अधिक प्रभावी और जो जनहितकारी बन सके हमारे पास। तो ये था आपसे बच्चों को मेजर पेपर 10 हिस्ट्री का। लगभग मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे इस साल। ठीक है, तो शेयर कर दिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बेस्ट पे सभी बच्चों को मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।